lecture series of mathematical modeling of manufacturing processes with subject code KME 073. I am Dr. Suman Gotwal, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department at Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. So, in today's lecture, we are going to start the solid state deformation and residual stresses. Okay. This will be the outline of today's lecture. First of all, we are going to discuss about the solid state deformation, in which we will study about the elastic deformation, then plastic deformation and stress strain diagram. After that, we will discuss about the residual stresses, in which we will discuss what is residual stresses, what are the causes of residual stresses and effects of residual stresses, and last we are going to discuss the methods of residual stresses. Okay. So, first is the solid state deformation. So, before starting this topic, we have to understand the term deformation कि deformation का meaning क्या है. So, deformation is basically जब भी कोई external load apply किया जाएगा किसी object पे, तो जो उसकी shape के अंदर change होगा, that is the deformation. तो deformation is basically the change in the shape ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स. ठीक है कि शेप ऑब्जेक्ट की शेप अगर चेंज हो जाती है जब भी हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ द डिफॉर्मेशन. की हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर डिफॉर्मेशन हो गया. इट मे बी ए टेंसाइल फोर्स. अब हमने बोला कि एक्सटर्नली हम एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फोर्स जो है वो आपका टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है, कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है, it can be the shear force, bending और the torsion force. तो कोई भी फोर्स जो है जो भी आपका शेप को ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर रहा है, दैट इज द डिफॉर्मेशन. अब नाउ द टर्म सॉलिड स्टेट, व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद द डिफॉर्मेशन हियर. सॉलिड स्टेट डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि मटेरियल जो है वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा. अब जब आप डिफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इट मे बी एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, या फिर इट मे बी एट द एलिवेटेड टेम्परेचर. तो आप उसे हीट भी कर सकते हैं या आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर में ये प्रोसेस डिफॉर्मेशन प्रोसेस को कर सकते हैं. तो क्योंकि जो है हमारा जो मटेरियल है वो मेल्टिंग स्टेट में नहीं आया, मोल्टन स्टेट में नहीं आया, जैसे कि वेल्डिंग केस में होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे होते हैं ट्रू पीसेस को, तो आर्क वेल्डिंग के केस में कि हमारा जो एजेस जो है जिनको ज्वाइन करना है वो मेल्टिंग स्टेट तक आ जाती है, उतना उसको हीट किया जाता है. बट यहाँ क्या कर रहे हैं, आप उसे रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं या एलिवेटेड टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो आप उसे मोल्टन स्टेट में, मेल्टिंग स्टेज पे नहीं लेके जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में ही ये डिफॉर्मेशन प्रोसेस को आप कर रहे हैं. इसलिए इसका टर्म जो नाम जो है दैट इज सॉलिड स्टेट डिफॉर्मेशन बोला गया. क्लियर. अब यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं. फर्स्ट हमने बोला कि इट मे बी टेंसाइल फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इट कैन बी दी टेंसाइल फोर्स. तो टेंसाइल फोर्स आपको पता है कि टेंसाइल फोर्स कैसे एक्ट करता है, इट विल बी एक्ट लाइक दिस. यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हम जो है टेंसाइल टेस्ट को करते हैं, जिससे कि हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलता है यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे. तो वहाँ पे हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं. तो ये अगर आपका सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, ठीक है, और जिसका जो है ये आपकी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ एल नोट, ये जो है एरिया है यहाँ से ये वाला, दैट इज़ ए नोट. ठीक है. जब आपने जो है फोर्स टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा कि इलोंगेशन होगी. अगर मटेरियल डक्टाइल है तो थोड़ा इलोंगेट होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हाइट जो है एल से ये वाली हाइट हो, सॉरी लेंथ जो है ये वाली हो गई है अब, और एरिया जो है वो आपका ये वाला हो गया.
ओके मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम हो जाएगा और उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी जब आप टेंसाइल फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है उसकी आपके ऑब्जेक्ट की और आपके मटेरियल की शेप जो है चेंज हो गई जब आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। तो इट विल बी द केस ऑफ द डिफॉर्मेशन। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स यूज़ कर रहे हैं हम, तो कंप्रेसिव फोर्स कैसे लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स एक दूसरे की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ अगर हमारे पास अगर ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है दैट इज़ L नोट, एंड ये जो है अगर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था दैट इज़ A नोट, तो जब हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा कि लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, फाइनल लेंथ इज़ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बिकम लाइक दिस वन विल बी द एरिया। ओके तो यहाँ फिर से जो है शेप ऑब्जेक्ट की चेंज हो गई है। दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन वी आर अप्लाइंग द शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स क्या होता है, व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो है जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ लग रहा है फोर्स, ठीक है। ये यहाँ पे जो है दिस इज़ दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शो किया है, तो जब शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भी जो है डिफॉर्म हो जाएगी। टॉर्सन फोर्स, टॉर्सन फोर्स क्या होता है, जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ट्विस्टिंग फोर्स जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं तब भी जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फोर्सेस दैट वी कैन अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ वी कम टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन और द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये दोनों टर्म जो हैं जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे तब भी ये टर्म यूज़ होंगी। तो यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन अगर देखें तो इट विल बी टेम्परेरी इन नेचर, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल बी द परमानेंट इन नेचर। ओके सो वाई इट इज़ नोन एज द टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, क्योंकि जैसे ही आप जो है लोड को रिमूव करेंगे, जो भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करें, जैसे ही उसको रिमूव करेंगे इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, ये जो है रिवर्सिबल होगा नेचर में। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है कि एक बारी शेप चेंज हो गई तो जो है आपका मटेरियल जो है फिर से रिटर्न नहीं होगा अपनी ओरिजिनल शेप पे, ठीक है। और जो भी ये डिफॉर्मेशन हो रही है कि डिफॉर्मेशन किस तरह की होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल कौन सा है, हार्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आप, ब्रेटल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, उसकी शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, कितने फोर्सेस आप अप्लाई करें, तो क्या साइज़ है आपके वर्क पीस का, तो इन सब पे डिपेंड करेगा कि डिफॉर्मेशन जो है वो इलास्टिक प्लास्टिक किस तरह का डिफॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, बिकॉज दीज आर टेम्परेरी इन नेचर, यहाँ पे जो है फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो फोर्सेस जो है आप दीज फोर्सेस आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उसको स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो फोर्सेस को हम एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करते हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाती है टू इट्स ओरिजिनल शेप, क्योंकि फोर्सेस बहुत लार्जली होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फोर्सेस आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बिकॉज इट इज़ ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसके मतलब कि यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट में फोर्स को अप्लाई किया जाता है एंड इसकी वजह से आपका जो है ऑब्जेक्ट है, आपका जो वर्क पीस है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फेलियर भी यहाँ पे हो सकता है। तो इट इज़ ए डिफॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, कि जब आप लोड को रिमूव करेंगे तो आपकी जो वर्क पीस है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो इन दिस द ऑब्जेक्ट विल अंडरगो फर्स्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड देन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब भी हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ टाइम लिमिट तक पहले उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एंड देन इट विल अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए हैं
इन दिस डायग्राम यू कैन सी वी हैव टेकन वन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो है जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो ये जो है क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए कंप्रेसिव फोर्स आप लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस होगी, टेंसाइल लगा रहे हैं तो ये एलोंगेट होगी, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई। बट जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया तो इट विल return to its original shape. तो it is an example of the elastic deformation. but यहाँ पे जैसे प्लास्टिक रैप है तो यहाँ पे एक बारी आपने फोर्स लगा के और रैप को जो है प्लास्टिक को यहाँ से इस रैप से रोल से जो है अलग किया तो आप जो है फिर से ये जैसे ही आपने जो है फोर्स अप्लाई करना बंद किया तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो इट विल बी दी प्लास्टिक इन नेचर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। नाउ वी कम टू दी सॉलिड स्टेट डिफॉर्मेशन में ही वी आर गोइंग टू डिस्कस दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इन दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए ग्राफ बिटवीन दी स्ट्रेस एंड वी प्लॉट दी ग्राफ बिटवीन दी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस इज़ दी फोर्स बाय ओरिजिनल एरिया अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, और अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं तो दैट इज़ द चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, इट इज़ द चेंज इन द लेंथ पर यूनिट लेंथ एंड इट इज़ द लोड और द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने ये प्लॉट जो है किया है। अब ये ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, जब हमने क्या किया, हमने एक कंपोनेंट लिए है जिसको कि हम यूटीएम पे जो है एनालाइज कर रहे हैं और वहाँ पे हम टेंसाइल लोड जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो टेंसाइल लोड जब अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास स्पेसिमेन है और उस स्पेसिमेन पे जब टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो पहले वो इलास्टिकली डिफॉर्म होगा, देन वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा और एक टाइम आएगा जब वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जैसे जैसे लोड हर मोमेंट पे हम जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन को की जो रीडिंग्स है उनको नोट डाउन कर रहे हैं और यहाँ पे ये हमें इस तरह का ग्राफ जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, अप टू पॉइंट 2, 1 to 2 के बीच में देर इज ए लीनियर रिलेशनशिप और the stress and strain are directly related to each other, directly proportional to each other. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1.1 से 0.2 तक हुक्स लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन, ये क्या होता है हमारा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक रीजन में हमें क्या मिलेगा, यंग्स मॉडुलस, और इसको इलास्टिक मॉडुलस भी बोलते हैं। दिस इज द यंग्स मॉडुलस। ओके, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा ये देखिए ये लिमिट और यहाँ तक हमारा जो एलिमेंट है दैट विल बी इट विल रिमेन इन द इलास्टिक रीजन। ओके, एंड आफ्टर 0.2, अच्छा 0.2 पे हमें क्या मिल रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ मिल रही है। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी 0.2 पे। आफ्टर 0.2 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जो लीनियर हमें स्ट्रेट एक लाइन मिल रही थी वो लाइन अब नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है बियॉन्ड द 0.2 यील्डिंग ऑफ द मटेरियल विल स्टार्ट, यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मटेरियल जो है वो इलास्टिक रीजन में अब नहीं रहेगा, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोड को रिमूव भी कर देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो गया बियॉन्ड 0.2। यहाँ पे हमें यील्ड स्ट्रेंथ मिल गई है। अब यहाँ देखिए कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। वो इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। ओके, मटेरियल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होता जा रहा है और लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे डिफॉर्म करने के लिए। मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो अब जो है अगर इसे डिफॉर्म करना है, प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है, तो ज़्यादा स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट हो रही है।
ठीक है। अब स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन इसको हम बोलते हैं कि 0.2 से लेके और ये 0.3 तक, 0.3 क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कि एक मटेरियल अचीव कर पा रहा है यहाँ तक। थर्ड पॉइंट पे हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये रीज़न हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीज़न। स्ट्रेन हार्डनिंग रीज़न का क्या मीनिंग हुआ? स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब कि मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ एटम्स। तो मटेरियल जो है वो मूवमेंट एटम्स की मूवमेंट की वजह से ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो यहाँ पे जो है 0.2 to 3 हमें स्ट्रेन हार्डनिंग रीज़न मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर 0.3, बियॉन्ड 0.3 देखिए नेकिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पहले ही मिल गई है कि जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक मटेरियल ने अचीव करनी थी वो यहाँ तक हो गई। उसके बाद जो है मटेरियल हमारा मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेकिंग क्या है? मीन्स देयर विल बी दी रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। यहाँ पे मटेरियल जो है वो इलोंगेट, जैसे हम टेंसाइल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है। नाउ लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मटेरियल, ठीक है। ये पूरा नेकिंग रीजन रहेगा 0.3 से 0.5 के बीच में, ओके। और यहाँ पे जो है एट दिस पॉइंट जो नेकिंग रीजन है हमारा, यहाँ पे द मटेरियल कैन नो लॉन्गर टॉलरेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, ओके। और यहाँ पे इसीलिए जो है रैपिड इंक्रीज होगा किसके अंदर? स्ट्रेन के अंदर। स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज होगी, ओके, क्योंकि लेंथ जो है वो चेंज होगी। चेंज इन लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा नेकिंग एरिया के अंदर। लास्ट में हमें जो है फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाता है एट 0.5 वी विल गेट दी फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट इंडिकेट करेगा दिस इज द एंड ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वेयर द मटेरियल इज विल ब्रेक। यहाँ पे मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है यूटीएम मशीन पे हमने ये टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया एक डक्टाइल मटेरियल के ऊपर। तो वहाँ से ये जो है हमें प्लॉट ग्राफ जो है ये प्लॉट किए है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारे पास इलास्टिक रीजन है तो हमें इलास्टिक मॉडुलस मिल रहा है और यील्ड स्ट्रेंथ मिल रही है। बट व्हेन वी आर गोइंग इन द प्लास्टिक रीजन वी आर गेटिंग द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वी आर गेटिंग द स्ट्रेन हार्डनिंग एंड द फ्रैक्चर पॉइंट, ओके। Now we come to the term residual stresses. So first of all, what is the meaning of the residual stress? The residual stresses are the stresses that remains in a solid material after the original cause of the stresses has been removed. Okay? हमने किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई किया, ठीक है, किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई किया, चाहे वो इलास्टिक रीजन में है पहले और फिर उसके बाद वो प्लास्टिक रीजन में हुई, और उसके बाद हमने एक्सटर्नल जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे उसको हटा दिया है। बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड कुछ स्ट्रेसेस जो है सॉलिड मटेरियल के अंदर रह जाते हैं, वो स्ट्रेसेस जो हैं वही आपके रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, विच विल रिमेन इन ए सॉलिड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ओरिजिनल कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस, ओके। यहाँ पे देखिए अगर हम ये एग्जांपल ले कि जब हमारे पास ये एक रोड है और इसको हम बेंड कर रहे हैं, तो बेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन हो रहा है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द रोड, और यहाँ पे जो है वो टेंशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको बेंड किया यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पे टेंशन जो है वो एक्ट कर रहा था, लेकिन जब हमने रिमूव कर दिया लोड को तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या रह गया, रेजिडुअल टेंशन रह गया, यहाँ पे रेजिडुअल कंप्रेशन रह गया। तो ये जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं वो आपके सॉलिड्स में फिर भी रह जाएंगी इवन आफ्टर द ऑफ द लोड, ठीक है। और जो है इट मे बी डिज़ायरेबल और दी अनडिज़ायरेबल।
कभी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और कभी जो है ये इसके हमारे उसकी फंक्शनिंग को, हमारे ऑब्जेक्ट की फंक्शनिंग को ये अफेक्ट भी कर सकते हैं। तो समटाइम्स इट विल बी डिज़ायरेबल और समटाइम्स इट विल बी अनडिज़ायरेबल। रेजिडुअल स्ट्रेसेस इज द इंटरनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉग्ड ऑन ए मटेरियल। द सेम पॉइंट है जो यहाँ डिस्कस हुआ है कि ये जो है ये क्या है, बेसिकली इंटरनल स्ट्रेसेस हैं जो कि मटेरियल के अंदर ही लॉक हो गए हैं। क्लियर? These stresses are present even after all the external forces have been removed. सारे फोर्सेस रिमूव हो गए हैं लेकिन फिर भी ये जो है मटेरियल के अंदर लॉक हो गए हैं। They are a result of the material obtaining equilibrium after it has undergone the plastic deformation. तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके कारण जो है स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो है जब हमने वो फोर्सेस को रिमूव कर रहे हैं तो ये स्ट्रेसेस जो हैं, कुछ स्ट्रेसेस जो हैं मटेरियल के अंदर लॉक हो रहे हैं। अब जो है ये किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मटेरियल जो है वो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर रहा है जब उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। Internal stresses are produced and stays in the material after the manufacturing processes are completed. अब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ये तो थी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कि हम जो है मटेरियल को हीट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे और एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जो है रेजिडुअल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका कास्टिंग भी हो सकता है जहाँ पे कि आप मटेरियल को मोल्टन स्टेट तक हीट कर रहे हैं, देन पोर कर रहे हैं कैविटी में और उसे सॉलिडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हीटिंग भी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, जब कूल हो रहा है आपका मटेरियल तो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, श्रिंकेज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है लाइक द मशीनिंग प्रोसेस, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्कस की थी, तो उसमें एक मशीनिंग प्रोसेस है। तो मशीनिंग प्रोसेस में भी क्या हो रहा है कि मशीनिंग प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, या फिर जो है आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, फॉर्मिंग प्रोसेस है, फैब्रिकेशन है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस भी होंगी और इंटरनल स्ट्रेसेस मटेरियल के अंदर लॉक भी हो जाएंगी। द मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन प्रोसेसेस लाइक कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, फॉर्मिंग इंड्यूस रेजिडुअल स्ट्रेसेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जो है मटेरियल जाएगा तो इंटरनल स्ट्रेसेस उसके अंदर रह जाएंगी इनटू द मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स। नाउ वी कम टू द कॉजेज ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेसेस। क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस आते हैं? ओके, तो रेजिडुअल स्ट्रेस विल इंड्यूस्ड इन ए मटेरियल व्हेन इट विल अंडरगो द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होंगी जब हम कुछ प्रोसेस एक मटेरियल पे कर रहे हैं, एक वर्क पीस पे कोई प्रोसेस की जा रही है, तो कौन सी सिचुएशन है, कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट वन इज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे कि अभी मैंने कास्टिंग का एग्जांपल बताया कि कास्टिंग में क्या होगा कि आप जो है मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं कैविटी में और जब वो सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान भी, ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन एंड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन देयर विल बी द श्रिंकेज और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेटल, तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे कि वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग में क्या कर रहे हैं कि जब हमें दो मेटल्स को ज्वाइन कर रहा है, दो पार्ट्स को ज्वाइन करना है, तो उसकी एजेस को हम इतना हीट करते हैं कि वो मोल्टन स्टेट तक आ जाए और उसके बाद जो है इनको ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है, इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे मटेरियल के अंदर, तो उसके लिए फिर कुछ टेक्निक, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे रेजिडुअल स्ट्रेसेस को कम करने के लिए। देन हीटिंग एंड कूलिंग, जब हीट करते हैं या कूल करते हैं, जैसे सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस होते हैं कुछ, उसमें भी हम लोग करते हैं, या जिसमें भी हीट कर रहे हैं या कूल डाउन कर रहे हैं, जब कास्टिंग का एग्जांपल लिया हमने, या हीट कर रहे हैं मटेरियल को लाइक वेल्डिंग के अंदर जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, जब थर्मली एक्सपेंशन हो रहा है या थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, जब हम मटेरियल को हीट करके तब उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है क्या होगा,
रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। रेजिडुअल स्ट्रेसेस कैन रिजल्ट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म। अब कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू की रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं? दैट कैन बी दी इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसको कि हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, इसको हम इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब हो रहा है मटेरियल पे, तो तब जो है रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स जहाँ पे आ जाते हैं, लाइक जैसे कि थर्मल साइकिल की अगर हम बात करें, या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि डिसलोकेशन होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें भी रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। Then metallurgical changes also induce the residual stresses after solidification or solid state phase transformation। जब phase transformation होता है, solid state phase transformation, एक phase से दूसरे phase में transformation हो रही है, ठीक है, या फिर जो है solidification हो रही है, तो metallurgical changes होते हैं, तो उन metallurgical changes की वजह से भी residual stresses produce हो सकते हैं। Then it may be induced within the material due to localized yielding also। ओके, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है अगर localized yielding हो रही है, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो रही है, तो उसके वजह से भी रेजिडुअल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिए, जैसे कि वेल्डिंग का अगर हम एग्जांपल रखें, तो हीट फ्रॉम द वेल्डिंग में कॉज द लोकलाइज्ड एक्सपेंशन। ओके, तो अभी मैंने इस एग्जांपल में बताया कि वी विल हीट द मटेरियल, तो उस हीटिंग की वजह से हो सकता है कि लोकलाइज्ड एक्सपेंशन हो जाए, विच इज़ टेकन अप ड्यूरिंग द वेल्डिंग बाय ईदर द मोल्टन मेटल और द प्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स बीइंग वेल्डेड। ओके, चाहे वो मोल्टन मेटल है जो कि एजिस पे है, या फिर जो है हम जिन पार्ट्स को वेल्ड कर रहे हैं उनको जैसे रखा है उसकी वजह से हो। व्हेन द फिनिश्ड वेल्डमेंट कूल्स, some areas cools and contract more than the other, leaving the residual stresses। कि यूनिफॉर्म जो है हीट ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो कुछ जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा रैपिडली कूल डाउन हो रहे हैं, कुछ जो है वो स्लोली कूल डाउन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो इंड्यूस हो सकते हैं। ओके, नाउ इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है कैसे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में स्टडी किया था कि इट में बी डिज़ायरेबल और दी नॉन अनडिज़ायरेबल, तो ये कैसे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगी? इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल। जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए, इट कैन क्रिएट द फटीक इन द मटेरियल, फटीक हो सकता है, या स्ट्रेस कॉन्ट्रैक्शन, क्रैकिंग वगैरह आ सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि वेल्डिंग के बाद मटेरियल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए डिफेक्ट। ओके, तो दैट इज़ दी बिकॉज दैट क्रैकिंग इज़ बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल स्ट्रेसेस विच आर प्रेजेंट इन द मटेरियल। या डिस्टोर्शन हो सकता है, डिस्टोर्शन भी वेल्डिंग के टाइम पे हम पढ़ते हैं कि डिस्टोर्शन क्या है। देन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आर द कॉमन इफेक्ट्स, तो ये इसके जो है कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मटेरियल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, कि फटीग को आ गया या क्रैक आ गया या मटेरियल ही डिस्टोर्ट हो गया, जैसे कास्टिंग में भी होता है, ठीक है, तो ये इसके अफेक्ट होंगे रेजिडुअल स्ट्रेस से। रेजिडुअल स्ट्रेसेस ऑफन कॉज कॉस्टली हिडन प्रॉब्लम्स विच इफेक्ट्स विल बी सीन ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड्स होते हैं जो कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत कॉस्टली होते हैं। और ये जो है रेजिडुअल स्ट्रेसेस के क्या इफ़ेक्ट है, जब हम अपने कंपोनेंट को, जब हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, जो उसकी सर्विस लाइफ होगी कंपोनेंट की, उस टाइम में हमें ये पता चलेगा कि उसके इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन प्रैक्टिस द रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर अनअवॉइडेबल, हम इनको अवॉइड ही नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस होंगे ही होंगे। ओके, दीज आर अनअवॉइडेबल, लेकिन इनको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं टू अवॉइड देयर अनवांटेड रिजल्ट्स। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि क्या क्रैक प्रोड्यूस हो रहा है या डिस्टोर्शन हो रहा है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे जिससे कि ये मिनिमाइज हो जाए, इनको कंट्रोल कर सके या इनको मेज़र कर सके, जिससे कि जो अनवांटेड रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि हमारा कंपोनेंट है वो फेल हो रहा है, तो वो सब ना हो।
ठीक है। तो कुछ मेथड्स हैं, दे आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू मेजर द रेजिडुअल स्ट्रेसेस। तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होते हैं मटेरियल में उसको मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक मेथड है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं होल ड्रिलिंग और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, कॉन्टोर, स्लिटिंग, रिंग कोर, hole drilling with ESPI or deep hole drilling. These are the methods which we can use to measure the residual stresses. And when we और जब हम measure कर लेंगे residual stresses को, हम उनको control कर सकते हैं और उस level तक control करेंगे कि हमारा material fail ना हो, उसकी जो service life होगी उसमें problems ना आए, है ना। So, this is the reference for the residual stresses. So, that is all for the today's lecture. So, today we will discuss about the solid state deformation, elastic deformation, plastic deformation, and then we discussed about the stress strain diagram, and after that we discussed about the residual stresses, in which we discussed what are the causes of the residual stresses, how residual stresses are induced in the material, how they affect the performance of the material, and the different methods that we can use to measure the residual stresses. Okay. In the next lecture, we will discuss about the solid state phase transformation and the coupling effect. So, thank you very much for listening the lecture.